जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महत्व एकेडमी में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान के सेट 3 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। क्योंकि ये सेट 3 हमारा टर्म 1 का क्वेश्चन है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होगा इसमें। तो ये हमारा झारखंड बोर्ड और झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन हमारा, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हमारे जो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, उसमें से पहला नियम कहता है कि हमारा जो इंसिडेंट रे का जो कोण होगा वो रिफ्लेक्टेड रे के कोण के बराबर होगा। यानी आपतन कोण का मान जो है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। तो हमारा आपतन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो परावर्तन कोण भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो हमारा जो है ये हमारा एक दर्पण है, और इस दर्पण में जो है मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरणें आती है वो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से टकराती है। उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस या फिर फोकस कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस। अगला क्वेश्चन है, यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो हमारा जो है फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी r/2। तो हमारा 54/2 यानी कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग को अवतल दर्पण में हम लोग को क्या करना है, समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो उसमें जो हमारा एक होता है फोकस बिंदु और एक होता है वक्रता केंद्र। जब हम लोग वक्रता केंद्र पर किसी भी बिंब या वस्तु को रखते हैं तो हमारा जो है समान आकार का वक्रता केंद्र पर ही और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है प्रकाश के समांतर किरण पुंज को, शक्तिशाली समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए। जो हमारा सूक्ष्मदर्शी है इसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और अपना चेहरा देखने के लिए हम लोग जो है समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ में विचलित हो जाना कौन सी घटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु में। वायु में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होगी बाकियों की तुलना में, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक जो है बाकियों की तुलना से कम है। जैसे यहाँ पर बर्फ का जो है वो अपवर्तनांक 1.31 होगा, केरोसिन का अपवर्तनांक जो है 1.44 होगा, वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होगा, और हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। तो इसमें सबसे कम जो अपवर्तनांक है वो हमारा वायु का है। इसके कारण जो है वायु में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। और निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, इसलिए अगर निर्वात ऑप्शन में दिया जाएगा तो हमारा वो आंसर निर्वात हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा जो है उत्तल लेंस वो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देता है, और छोटे और बड़े आकार का देता है। लेकिन हम लोग को अगर उसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो उसको जो है हम लोग प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। लेंस का क्षमता जो होता है पावर वो हमारा होता है 1/, फोकस दूरी। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक जो है वो डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वह 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना, उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो हमारा जो है इसमें आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बीम की ऊंचाई। हमारा जो है बीम का ऊंचाई यानी वस्तु का ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नीचे होगा 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बन रहा है, यानी 3 गुने 10 यानी 30 सेंटीमीटर। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आवर्धन निकलेगा 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिपटल या फिर रेटिना। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, या फिर किस लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, और उत्तल लेंस द्वारा जो है दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, और सामान्य नेत्र का जो है निकट बिंदु वो हमारा जो है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है,
हमारा सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए किस जैव प्रकरण से हमें ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन से जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? हमको विकृत गंधिता से बचाने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। विकृत गंधिता कब होता है? जो उपचयन के कारण, ऑक्सीजन की वृद्धि से उपचयन होता है और उसके कारण जो है विकृत गंधिता होता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग जो है वो हमारा जो है लोहे में जंग लगता है और लोहा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी संयोजन अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो उपचयन कहने का अर्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो हमारा यहाँ पर अभिकारक दिया गया है और इसमें जो है पहले यहाँ पर कार्बन अकेला मौजूद था, अब यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन आ गया है और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर रहा है उत्पाद में, यानी कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बन में जो है उपचयन हो रहा है। अगर पूछा जाएगा अपचयन किस में हो रहा है, तो हमारा जो है ऑक्सीजन के ह्रास जिस तत्व या यौगिक में होता है उसको कहते हैं कि उसमें अपचयन हो रहा है। तो हमारा देखिए जिंक ऑक्साइड ZnO में जो है अब यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया है, यानी इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, अतः बोला जाएगा कि इसमें जो है अपचयन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? उपचयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन में उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो हम लोग चेक करेंगे इसमें कि अभिकारक में तत्वों का परमाणु संख्या और उत्पाद में तत्वों का परमाणु संख्या समान है या नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सिल्वर का एक परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी एक ही परमाणु है। नाइट्रोजन का एक परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी एक ही परमाणु है। ऑक्सीजन का 3 परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 3 ही परमाणु है। क्लोरीन का एक परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी 3 परमाणु है। सोडियम का एक परमाणु है अभिकारक में और उत्पाद में भी एक ही परमाणु है। अतः ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये रासायनिक अभिक्रिया ये हमारा संतुलित है। अगला क्वेश्चन दिया है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हमारा जो है लोह चूर्ण यानी फेरस में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा जो है फेरस क्लोराइड, आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, इसमें जो है फेरस जो है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, इसके कारण वो क्या करता है हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर आकर बैठ जाता है और फेरस क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ में कौन रंग सूचक है की तरह व्यवहार करता है? तो रंग सूचक कहने का मतलब उसमें रंग में परिवर्तन होगा। तो लिटमस जो है एक रंग सूचक है, बाकी हमारा जो वेनिला, प्याज और लौंग है ये हमारा गंध सूचक है। अब लिटमस में 2 होता है, एक लाल लिटमस पत्र, एक नीला लिटमस पत्र। तो हमारे जो है अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है और क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 H2O, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो अभी हम बताएं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 H2O या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है? तो हमारा जो है इसमें 2 अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संयोजन अभिक्रिया होगा। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक एसिड या फिर सिट्रिक अम्ल जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कर्ज से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यह विलयन में क्या होगा? तो हमारा जो है विलयन होता है HCl और जो है पीसे हुए अंडे के पीसे हुए कवच में हमारा होता है CaCO3। इसके कारण जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हमारा जो है चूने के पानी से अभिक्रिया करके क्या करता है? दूधिया कलर यानी CaCO3 और H2O का निर्माण करता है। ये दूधिया कलर का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl जो है, इसमें इस विलयन में जो है HCl होता है और HCl दिया गया है, हमारा राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संबंध क्या होगा? तो हमारा जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और अम्ल का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। तो इसमें 7 से कम किसका दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2।
अगला क्वेश्चन है, अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य रिक्तिका में जो है वो अपने भोजन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन जो है अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी में समभोजी पोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में जो है समभोजी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है? तो इसका क्षारीय करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीत में जो है क्षार मौजूद होता है जो भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्काणु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्य वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है? तो हमारा पहला कार्य क्या दिया है कि जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुखी गति में सहायक, तो ये वाष्पो उत्सर्जन कार्य में होता है। नेक्स्ट है, यह पौधे में ताप का नियमन करता है, तो ये भी होता है वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में। यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल प्रदान करता है, तो ये भी होता है वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में। यह भोजन का संवहन करता है, तो वाष्पो उत्सर्जन प्रक्रिया में ये नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पपीता जो है वो हमारा एक लिंगी पौधा है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये हमारा हाइड्रा में मुकुलन विधि को दर्शाया गया है इस चित्र में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। ये हाइड्रा में मुकुलन विधि के जनन को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़कों के यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिक की ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा या अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। बाकी हमारा जो पवन ऊर्जा, जीव मात्र और भूतापीय ऊर्जा, ये हमारे सौर ऊर्जा से लगभग संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक की ऊर्जा जो है वो जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। बाकी लकड़ी, गोबर गैस और कोयला जो है वो जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिक की ऊर्जा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।